This दिशा, conference will now यस be सर। अमन, recorded. प्रिया, एम आई ऑडिबल? क्यों तुम लोग आते क्यों नहीं हो भाई? यस ऑफलाइन क्यों नहीं आते हो? सर, मैं एक्चुअली अभी बाहर हाँ, आया हुआ हूँ जम्मू। बाकी लोग ऑफलाइन आया करो यार, समझ में नहीं आएगा ज्यादा ऐसे। हाँ सर, 2 तारीख में मैं वापस आऊंगा तो तब से ऑनलाइन ही लूंगा। वो सॉरी, ऑफलाइन। नहीं, तुम्हारा तुम्हारा तो ठीक है, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? ये प्रवेश हो गए, दिशा हो गए, अंकुर हो गए, सोहेल हो गए, मयंक। सर मैं गांव आया हूँ। 4 तारीख तक वापस आ जाऊंगा सर, फिर रेगुलर होऊंगा। क्लास स्टार्ट होते ही तुम लोग गांव सब घूमने चले गए हैं। क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी तो तुम लोग को क्लास स्टार्ट करनी थी। नहीं सर, छत से गिर ये गया हूँ, प्रैक पैर टूट गया है किसका? मेरा। छत से कैसे गिर गया भाई तुम? सर एक दिन सफाई कर रहा छत था, में ध्यान टेबल से। पे टेबल के ऊपर टेबल लगाया था, स्लिप हो गया सर। ओहो, ठीक है यार, रेस्ट करो और क्या, ध्यान दो, है ना? यस सर। चलिए, हमने ये यूआरएल मैपिंग ये सब कर लिया था। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करी थी घर पे? हम्म, समझ में आ गया था ये? बताइए। मैंने यूआरएल मैपिंग बताई थी, ये सब समझ में आ गई थी आप लोग को? हम्म, मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में ही बताया था ना, हाउ टू ट्रेवल प्रोजेक्ट टू यूआरएल। ये मैंने यूआरएल बनाया था, ये मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने यहाँ लिखा था ईएमएस ऐप और ईएमएस डॉट यूआरएल। इसका मतलब ये था कि अगर मैं बेस यूआरएल के बाद ईएमएस ऐप लिखूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ? ये ऐप के यूआरएल, ये ऐप के यूआरएल्स में। फिर मैंने बताया था, जब भी हम ऐप बनाते हैं तो हमें यूआरएल्स डॉट पीवाई वाली फाइल नहीं मिलती, तो हम लोग ये बना लेते हैं, है ना? तो यहाँ तक के आने का यूआरएल आपने ईएमएस ऐप बना लिया था, और ईएमएस ऐप के बाद जैसे ही आप होम लिखोगे तो ये वाला हमारा पेज आ जाएगा, व्यू होम। ठीक। और मैंने व्यू की डेफिनेशन बताई थी, ऐसे ही आपने मान लो लिख दिया व्यू, मान लो एक शो वाला बना दिया, यहाँ कर दिया आपने रिक्वेस्ट, तो यहाँ आपने क्या रिस्पॉन्स, और यहाँ लिखा आपने HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए H1, और यहाँ मैं लिख दिया शो ऑल एम्प्लॉय, और यहाँ मैं लिख दूंगा रिटर्न RESP। अब मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? यूआरएल बनाना पड़ेगा, है ना? तो यूआरएल बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने किया पाथ, और यहाँ मैंने कर दिया शो, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा व्यू शो। इसका मतलब है ईएमएस ऐप के बाद अगर आप होम लिखोगे, ईएमएस ऐप के बाद अगर आप होम लिखोगे तो होम वाला दिखने लगेगा, और अगर ईएमएस ऐप के बाद शो लिखोगे तो शो वाला दिखने लगेगा। ठीक है? तो होम लिखा, होम वाला दिखने लगा, यहाँ पर शो लिखोगे तो शो वाला। शो वाला नहीं आया, वहां से आता है ये। सर प्रियांशु है, ये फिर से डॉट नेट के लिए मतलब मैंने सजेस्ट किया है इनको, अच्छा, तो एक बार आपसे मिलवाने के लिए मैंने वजह से मिला था। बेटा आप लोग जरा एक बार होल्ड करने, जरा एक काउंसलिंग आई है, ठीक है? मैं देख लेता हूँ, एक बात करनी है जरा, ठीक है? 5 मिनट रुको बस।
हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो यस सर। हमने यहाँ पर पास किया व्यू शो और रिस्पॉन्स किया एचटीटीपी रिस्पॉन्स और ये भेजा।
तो ये हमारा आया नहीं ना, क्यों? देखो जरा क्या गलती करी मैंने, कौन बताएगा? हम्म? सर H1 टैग के अंदर होना चाहिए HTML का कोड। क्या होना चाहिए? सर H1 टैग के अंदर लिखना था ना, सो ऑल एम्प्लॉय। नहीं नहीं, वो नहीं, H1 तो आ ही गया, फिलहाल आंसर तो आ ही गया। ठीक है, यहाँ H1 ऐसे लिख रहा था, आंसर तो आ ही गया है। बस ये था कि वो नहीं लेगा बोल्ड, उसको ऐसे कर लोगे तो आ जाएगा, है ना? सत्यम ज्वाइन नहीं कर पा रहे कह रहे हैं। सत्यम ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो अभी हमने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है, सो ऑल एम्प्लॉय को भी क्लियर। अब अब हमें ये सीखना है कि हम HTML फाइल कैसे रेंडर करते हैं ना। मतलब हमने तो HTTP रिस्पॉन्स किया, लेकिन हमें ये सीखना है कि हाउ टू रेंडर HTML फाइल इन ऐप। हमें सीखना है कि ऐप में हम HTML की फाइल कैसे रेंडर करेंगे, टेम्पलेट मतलब, है ना। HTML फाइल का मतलब क्या हो गया, हाउ टू रेंडर टेम्पलेट्स। तो मैंने आपको बताया था, याद है आपको, मैंने बताया था हाउ टू रेंडर टेम्पलेट्स इन ऐप, इन प्रोजेक्ट, सॉरी, है ना। मैंने आपको प्रोजेक्ट में बताया था, याद है। मैंने टेम्पलेट्स नाम से देखो एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर HTML फाइलें बनाई थी, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे किया था, याद है, रेंडर का यूज करके। तो ये तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट में कैसे रेंडर करते हैं HTML फाइल को। आज हमें सीखना है कि हाउ टू रेंडर HTML फाइल इन ऐप, ऐप में कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू रेंडर HTML फाइल इन ऐप, ऐप में हम कैसे इसको रेंडर करेंगे। तो वही मैंने हेडिंग डाली हुई है, हाउ टू रेंडर HTML फाइल इन ऐप। देखिए पहला स्टेप, इसके स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ फोल्डर। क्रिएट अ फोल्डर नेम एज टेम्पलेट्स। आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम दे देना है टेम्पलेट्स। कहाँ पर? इन योर ऐप, अपनी ऐप में। तो आपकी ऐप का नाम क्या है, EMS। आपको इसी EMS के अंदर क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर का नाम देना है टेम्पलेट्स। ये बात समझ में आई? तो चलिए बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर में जाएंगे और बना लेंगे हम टेम्पलेट्स। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट अनदर फोल्डर नेम एज योर ऐप नेम इनसाइड टेम्पलेट्स folder. Now you can create n number of HTML फाइल। ठीक है, आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में दूसरा फोल्डर बनाना है, किस नाम से, ऐप के नाम से, ठीक है। क्रिएट अनदर फोल्डर नेम एज योर ऐप नेम। क्रिएट अनदर फोल्डर, हमें दूसरा फोल्डर बनाना है जो आपकी ऐप का नाम है, इनसाइड टेम्पलेट्स फोल्डर। तो ये जो हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर है, इसके अंदर राइट क्लिक करना है और एक दूसरा फोल्डर बनाना है, किस नाम से, जो आपकी ऐप का नाम है। क्लियर? क्रिएट फोल्डर नेम एज योर ऐप नेम इनसाइड टेम्पलेट्स फोल्डर, यही लिखा है मैंने। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ HTML फाइल। अब आप इसके अंदर एन नंबर ऑफ HTML फाइल बना सकते हो। जैसे मुझे बनानी है, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल में गया, मान लो मुझे होम बनानी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया home डॉट HTML। फिर मैं यहाँ HTML लिख पाऊंगा अब। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर मैंने HTML लिखा, यहाँ मैंने लिखा HTML, ये मैंने किया। और यहाँ पर मैंने मान लो लिख दिया होम। यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम टू होम पेज। कलर मान लो चेंज करना है, बीजी कलर कर दिया।
और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको रन करना है। तो अब आप इसको रन नहीं करना चाहते हैं, है ना, HTTP रिस्पॉन्स नहीं, आप करना चाहते हैं रेंडर। तो मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ लिखते हैं हम रेंडर, और इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या पास होता है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फाइल का नाम क्या है, होम डॉट HTML, समझ गए। और अब आप इसको रन करिए। तो हमारा ये है रेंडर इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आ रहा है रेंडर इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको ये भी बताया था रेंडर कहाँ रखा गया है, याद है, फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट के अंदर रखा गया है इंपोर्ट रेंडर। तो अब एरर आ रही है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट EMS ऐप होम। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है टेम्पलेट जो है वो उसको मिल नहीं रहा है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है टेम्पलेट डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट होम के अंदर नहीं है, EMS के अंदर भी है ना। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको ऐप का नाम भी लिखना है, बस इसको देते समय ऐप का नाम फिर फाइल का नाम। ये डायरेक्ट टेम्पलेट फोल्डर के अंदर नहीं है, जैसे कि हमने जब उसमें बनाया था तो टेम्पलेट फोल्डर के डायरेक्ट अंदर था, लेकिन जब हमने ऐप के अंदर बनाया तो पहले ऐप का नाम भी आ रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ऐप का नाम फिर होम डॉट एचटीएमएल। तो क्या करती है, रन हो जाएगा। ये देखो आ गया, वेलकम टू होम पेज। अब आप इसको सेंटर करना चाहते हो, सेंटर कर लो। अरे यार, 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। ऐसे ही अब आप अगर शो का बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे शो डॉट एचटीएमएल। ठीक, फिर यहाँ मान लो यहाँ दिया शो, यहाँ मैंने कर दिया शो ऑल एम्प्लॉय, बीजी कलर मान लो, यहाँ बीजी कलर दे दिया मैंने येलो। अब व्यूज में जाओ, इसको रन करो। कैसे रन करेंगे बताओ, HTTP रिस्पॉन्स का व्यूज नहीं है। अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे रेंडर, और फिर यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ लिखेंगे EMS और शो डॉट HTML, कंट्रोल S और रन करो। तो होम वाले में होम आ रहा है, और अगर आप शो दबाओगे तो आपने सीखा ये रेंडर HTML फाइल इन योर ऐप। सोहेल, मयंक, अंकुर और आकाश, हेमंत चौहान, दक्ष, अमन, प्रवेश पाठक ने, नेहा, ये आप लोग को आगे आगे बढ़ू है। हाउ टू रेंडर HTML फाइल इन ऐप, हाउ टू रेंडर HTML फाइल या टेम्पलेट्स इन ऐप। ऐप में कैसे आप रेंडर करोगे, मैंने स्टेप लिख दिए हैं, ये भी मैं भेज देता हूँ यहाँ पे।
आगे बढ़े। अरे भाई आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। अरे उसका नाम क्या था जो कट्टर हिंदू था, जिसने लिखा था? सर वो आता सत्यम। नहीं है क्या, इसमें ऑनलाइन है क्या? सत्यम। सत्यम? है कहाँ वो? सर वो जॉइन तो कल नहीं है। आएगा। सर उसका ना पोर्टल पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी आपसे पूछ भी रहा था वो। सर आपकी वॉइस नहीं जा रही। हाँ। अच्छा। पता नहीं यार, वो हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो। हाँ थोड़ा नेट का चलिए इशू फिलहाल। होगा, मैंने उसको बोल दिया। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीटीएल। तो डीटीएल जो होती है वो हमारी होती है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। डीटीएल को हम लोग बोलते हैं, डीटीएल स्टैंड फॉर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। अब ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है या सर्वर साइड लैंग्वेज है? इट इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। इट इट रन एट सर्वर मशीन। ये कहाँ रन होती है? सर्वर की मशीन पर रन होती है, ठीक है। तो डीटीएल बेसिकली क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। इट इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज, ये हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है। एंड इट रन एट सर्वर मशीन। ये रन होती है सर्वर की मशीन पे। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाइथन भी सर्वर साइड लैंग्वेज है और डीटीएल भी सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। और हाँ, पाइथन भी सर्वर साइड लैंग्वेज है और डीटीएल भी सर्वर साइड लैंग्वेज है। बट लेकिन डीटीएल को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? डीटीएल कैन बी यूज्ड विथ टेम्पलेट। डीटीएल को हम लोग टेम्पलेट के साथ यूज करते हैं। टेम्पलेट मतलब एचटीएमएल, इसलिए तो इसका नाम डिजांगो टेम्पलेट लैंग्वेज लिखा हुआ है। अ लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड विथ टेम्पलेट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डीटीएल भी हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है और पाइथन भी सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो हमें अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन पाइथन एंड, क्योंकि पाइथन भी सर्वर साइड लैंग्वेज और डीटीएल भी सर्वर साइड लैंग्वेज, तो हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पाइथन और डीटीएल में कैसे हम इसको पढ़ेंगे, है। तो कंपैरिजन बिटवीन पाइथन एंड डीटीएल। पहला, इन पाइथन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, पाइथन में हम लोग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। इन पाइथन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। इसी का पहला पॉइंट ये है, इन डीटीएल वी आल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, डीटीएल में भी आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन देखिए पहले। दूसरा बताइए, पाइथन में आपने क्या पढ़ा था? वेरिएबल के बाद क्या पढ़ाया गया था? डेटा टाइप। हाँ, क्या कह रहे हैं? डेटा टाइप। हाँ, गुड। डेटा टाइप, राइट। तो पाइथन में क्या होता है? इन पाइथन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप, है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किसकी?
DTL की। In DTL there is no concept of data type। DTL में डेटा टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बताइए क्या पढ़ा था आपने पाइथन में? ऑपरेटर पढ़े कि नहीं? सर ऑपरेटर्स पढ़े थे। इन पाइथन वी हैव ऑपरेटर्स, ठीक है। इन DTL we also have operator, but here we have लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना सिर्फ एक ऑपरेटर रखा हुआ है जिसका नाम दे दिया इन्होंने बूलियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? बुलियन। एंड इट कंटेन्स फॉलोइंग सिंबल। अब इन्होंने इसके अंदर फॉलोइंग सिंबल दे दिया, इसको पूरा नाम इन्होंने बूलियन रख दिया। मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा है। दिख रहा है आपको बूलियन ऑपरेटर? अब देखिए इन्होंने इसमें कौन कौन से सिंबल रख दिए। इन्होंने इसमें रख दिया डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू रख दिया, और इन, नॉट इन, इज नॉट भी कर दिया है ना। इन भी रख दिया, नॉट इन भी रख दिया, इज रख दिया, और इज नॉट रख दिया। और इन सबका नाम इन्होंने एक ही नाम दे दिया, जिसका नाम कर दिया बूलियन ऑपरेटर। लेकिन पाइथन में आपने पढ़ा होगा कि इन सबको उसने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे ये पाइथन में इसको कंपैरिजन ऑपरेटर दे दिया गया। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर है ना। पाइथन में सर इसको टॉप। नाम दे दिया गया, पाइथन में इसको नाम दे दिया गया मेंबरशिप ऑपरेटर, और इसको नाम दे दिया गया आइडेंटिटी ऑपरेटर, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने बस एक ही ऑपरेटर बनाया, बूलियन ऑपरेटर, और इसके अंदर ये सारे सिंबल डिसाइड कर दिए। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया आपको, समझ में आई बात है? फोर्थ पॉइंट। अगला बताइए फिर आपने क्या पढ़ा पाइथन में? कंडीशन, है ना। ये सब था। और ऐसे ही DTL में जाता है। इन DTL वी हैव आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा पाइथन में? लूप। और पाइथन में आपने लूप कितने तरह के पढ़े?
पाइथन में आपने लूप पढ़े, व्हाइल पढ़ा, फॉर पढ़ा, और और फॉर में आपने फॉर रेंज पढ़ा और फॉर इन पढ़ा। क्यों? है ना, ये 3 लूप पढ़े ना? क्यों? लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या होता है डीटीएल में। इन डीटीएल we have only in detail it support only for in loop। ये सिर्फ for in loop को सपोर्ट करता है, बाकी while and for range does not used। ठीक है, उसके बाद बताइए आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने पढ़ा फंक्शन। एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मैम का कॉल आ रहा है।
हेलो। हाँ, सो इन डिटेल इट सपोर्ट ओनली फॉर इन लूप। ठीक है, डिटेल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर इन लूप पे काम करेंगे। वाइल और फॉर रेंज डज नॉट यूज इन डिटेल। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे इन पाइथन वी हैव फंक्शन कॉन्सेप्ट। पाइथन में हम लोगों ने फंक्शन पढ़े थे, लेकिन डिटेल में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। इंस्टेड ऑफ फंक्शन instead of function we use the concept of tags and filter। इसकी जगह हम लोग किसका यूज कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? टैग्स एंड फिल्टर का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कंपैरिजन को समझ में आया? पाइथन भी सर्वर साइड है, डीटीएल भी सर्वर साइड है, लेकिन दोनों में आपस में कंपैरिजन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल। तो देखिए, मैं डिटेल आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें डिटेल में क्या पढ़ना है कि कैसे हम वेरिएबल बनाएंगे, कैसे हम वेरिएबल पे काम करेंगे। सबसे पहले हमें यही सीखना है कि इन डिटेल हाउ कैन वी मेक वेरिएबल एंड हाउ टू यूज इट। ओके, तो देखिए भाई, बनाते हैं वेरिएबल। तो एक काम करता हूँ, मैं views डॉट ui में जाता हूँ और एक नया फंक्शन बना लेता हूँ डिटेल करके, है ना। व्यू RESP रेंडर रिक्वेस्ट डिटेल डॉट html बना लूंगा। मैंने बनाया नहीं है अभी, और यहाँ कर दूंगा रिटर्न RESP। तो आप क्या करो, EMS में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू फाइल में जाओ और डिटेल डॉट html बना लो। और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डिटेल और यहाँ लिख दोगे प्रैक्टिस ऑफ Django टेम्पलेट लैंग्वेज। और इसका यूआरएल बना लो। इसका मतलब है EMS ऐप के बाद मुझे क्या लिखना है? डिटेल। अच्छा, यहाँ पर ये भी तो लिखना था, EMS ऐप का नाम। फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट। अच्छा सॉरी, रिटर्न RESP करना था, मैंने render लिख दिया गलती से। ये आ गया ना, प्रैक्टिस ऑफ Django टेम्पलेट लैंग्वेज। क्लियर? अब हमें इसमें सबसे पहले सीखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। इन डिटेल वी also use the concept of variable। तो how to create a variable, how to access a variable while working with DTL, Django template language। Okay, so let us go to dtl.html। तो पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए आप बस a = 5 लिखते थे, क्यों?
और यहाँ लिख देते थे प्रिंट एक। क्या होगा ये बताओ? पाइथन सर्वर साइड लैंग्वेज है, डिटेल भी सर्वर साइड लैंग्वेज है, और आपने ऐसे लिख दिया। क्या करेगा ये भैया? जो आपने लिखा है वही ये प्रिंट करके दे देगा। HTML का तो सीधा सा मतलब है। HTML में तो सीधे से यही बात होती है कि जो भी आप लिखोगे वही प्रिंट होगा। ठीक है। HTML में ये होता है कि जो भी आप लिखोगे वही प्रिंट होगा। आई बात समझ में? हाँ सोहेल, राइट, सही कहा आपने। HTML में क्या है, जो आप लिखोगे वही लिखेगा। तो फिर हम वेरिएबल कैसे एक्सेस करेंगे डिटेल का यूज करके, वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जाना है आपको। अब आप वेरिएबल बनाओगे कैसे? देखिए, आपको जो भी बनाना है, आपको एक डिक्शनरी बना लेनी है, ठीक। और डिक्शनरी के अंदर आप क्या बनाते हैं? डिक्शनरी में तो की वैल्यू देर होता है। मान लो मैंने ए की वैल्यू दे दी 500। अब मैंने आपको बताया था कि इसको भेजने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉमा, कंटेक्स्ट का, याद है? और मैंने यहाँ कर दिया D1। और की क्या है हमारी? ए है ना, तो इसी ए को यहाँ भेज देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर ए लिखोगे तो क्या प्रिंट कर देगा? ये ए ही प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे यहाँ ए थोड़ी ना प्रिंट कराना है, मुझे तो यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। क्यों? अगर मान लो आपने इस S2 के अंदर आपने यहाँ ए लिख दिया, ए हमारी की थी। अगर आपने ए लिख दिया तो ये क्या करेगा? अगर आपने यहाँ इसके अंदर ए लिख दिया तो ये ए ही प्रिंट करके दे देगा। लेकिन हमें ए थोड़ी ना प्रिंट करना है, हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वेरिएबल, क्लोज वेरिएबल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था, जो भी आपको की देनी होती है वो ओपन वेरिएबल और क्लोज वेरिएबल के अंदर दिया जाता है, याद है? की नेम या जो भी वेरिएबल नेम देना है वो इसके अंदर दिया जाएगा। आ रही बात समझ यस में? सर, यस सर। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप ओपन वेरिएबल और क्लोज वेरिएबल यूज करोगे। जैसे ही आप कंट्रोल एस करोगे तो अब आप देखोगे आप इस तरीके से वेरिएबल को एक्सेस करने लगे। हो गया कि नहीं एक्सेस? देखो 500 आ गया। बात समझ में आ रही है कि उसकी बाउंस कर रही है? आ रही सर, आ रही है। आ रही है। मान लो हमें इसका सम निकालना है। मान लीजिए हमें इनका सम निकालना है, दो नंबर का, डीटीएल का यूज करके। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले व्यूज में जाएंगे। जैसे आपने ए बनाया है वैसे ही आप यहाँ पर बी बना लो, और इसकी कुछ वैल्यू दे दो। मान लो दे दी मैंने 300, और एक क्या बना लो? सी बना लो, और ये कर दो। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बताओ? उन दोनों का सम करना है ना आपको। ए प्लस बी। ऐसे चलेगा क्या? पहले तो आप ए बी और सी की वैल्यू वहां लेके जाओ, है ना? तो ये आपने ए प्रिंट कराया, यहाँ प्रिंट करा लो आप बी, और यहाँ आप सी प्रिंट करा लो सी। और अब आप देखो तो वहां पर देखो ये ए बी आ गया है ना, इसने इसको ऐसा मतलब स्ट्रिंग ट्रीट किया। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं ऐसा कोई लिख सकता हूँ यहाँ? ए प्लस। तो देखो आप ऐसा नहीं लिख पाओगे ना, ये ए इज नॉट डिफाइन आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लेकिन अगर आपको सम ही करना है, अभी तो आप देखो सी की वैल्यू आप भेजना चाहते हो, मान लो कुछ, मान लो मैंने 800 भेज दी, तो 800 भेज दी तब तो ये आ जाएगा ये। लेकिन ये सम नहीं है ना, तो आपने भेजी है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे बना सकते हो। आप यहाँ वेरिएबल बना लो 300, और बी की वैल्यू मान लो 500, और सी इक्वल टू कर दिया आपने ए प्लस बी। अब आप भेज दो, ए में ए भेज दो, बी में भी भेज दो, और सी में सी वैल्यू भेज दो। क्यों? अब हो जाएगा ना? देखो आ गया। वैल्यू चेंज करके देख लो, 400 और मान लो 800 कर लिया, तो अब 8 4 12 आना चाहिए।
हो गया कि नहीं? हेलो ऑनलाइन, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं? यस सर आ यस गया। सर। तो ये आपने देख लिया कि हम वेरिएबल कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है? ये सीख गए ना वेरिएबल एक्सेस करना। यस सर। अब अगला क्या था? डेटा टाइप। डेटा टाइप यहाँ यूज होता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर इन डिटेल भी आल्सो ऑपरेटर, हम लोग यहाँ डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारे ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही यूज होते रहते हैं। तो अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आप समझिएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में देखिए, एक होता है इफ, दूसरा होता है इफ एल्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है सिंटैक्स। यहाँ पर हम लोग इसमें लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन टैग, क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टैग। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर हम लोग टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। याद है आपको? मैंने आपको बताया था यहाँ पर फंक्शन की जगह हम लोग टैग्स का यूज करते हैं, टैग्स एंड फिल्टर। तो ये जो मैंने लिखा है ये टैग है, ये ओपन टैग और क्लोज टैग होता है। और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पहले वो सिंबल की लिस्ट दे देता हूँ आपको, आप नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, एक मिनट देखो, शायद इसी में है क्या? हाँ ये रहा। देखिए, सॉरी टैग नहीं, ओपन ब्लॉक बोलते हैं इसको ना, टैग नहीं बोलते, ओपन ब्लॉक बोलते हैं। ओपन ब्लॉक क्लोज ब्लॉक, वो ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल सही है ना? इसको हम लोग बोलते हैं टैग भी कह सकते हैं या ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ओपन ब्लॉक और सॉरी, हम लोग उसको ओपन ब्लॉक या क्लोज ब्लॉक बोलते हैं। तो ये ओपन ब्लॉक क्लोज ब्लॉक होता है, ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल होता है, ये ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस होता है, ये ओपन कमेंट और क्लोज कमेंट, कमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? ये सारे सिंबल्स हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कंडीशनल के बारे में, मैं बताने आ रहा था आपको। तो कंडीशनल में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें इफ लगाना है तो हम लोग यहाँ लगाएंगे परसेंटेज परसेंटेज और यहाँ लिखेंगे इफ, और इसके अंदर लिखेंगे कंडीशन, और फिर यहाँ पर क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर इफ को क्या करना रहता है? बंद करना रहता है, ठीक है? यहाँ पर इफ को क्या करना रहता है? बंद। ये बात समझ में आएगी नहीं? देखो पूरा सिंटेक्स पाइथन वाला ही है, बस ये और ये अगर आप हटा दो, आप अगर ओपन ब्लॉक और क्लोज ब्लॉक अगर हटा दो, है ना, अगर आप ओपन ब्लॉक और क्लोज ब्लॉक हटा दो, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये पूरा वही सिंटेक्स है जो आपने पाइथन में यूज किया था। क्लियर? सेम सिंटेक्स वही है, अगर आप ओपन ब्लॉक यस और सर। क्लोज ब्लॉक हटा दोगे तो। अच्छा, इसको देखो लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पर हमने इफ लिखा, तो देखो अभी इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है ना इसका, देख रहे हो आप? इफ लिखा नहीं आ रहा है, IFR हो जा रहा है, बल्कि फ्रेम सेट हो, फ्रेम हो जा रहा है ना, ये नहीं आ रहा है ऐसे। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, मेरे में ऑलरेडी है, आपको बता देता हूँ क्या करोगे। आप यहाँ पर जाओ, लेकिन इस एक्सटेंशन का यूज करना मत, है ना? मैं भी नहीं करता हूँ, मैं टाइप करने पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ रहे हो तो। आप यहाँ पर DGAN जेंगो टेम्पलेट आ गया, ये रहा वो, दिख रहा है आपको? ये टेम्पलेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, जेंगो बैप्टाइज्ड आर्थने, इस टेम्पलेट से क्या होता है, आप DTL का ये इंटेलिजेंस देता है आपको, ठीक है?
तो मेरे में देखो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लेना। क्लियर? तो जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हो तो होता क्या है, देखिएगा। अभी हमारा यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो HTML है। आप यहाँ से क्या कर दो, इसको जेंगो कर दो। ये जेंगो का HTML कर दो। तो अब ये देखो जेंगो HTML हो गया। तो अब देखो आप यहाँ इफ लिखो, ये देखो खुद ही लिख दिया कि नहीं उसने पूरा। हेलो, देख रहे हो आप? ये पूरा खुद ही इंटेलिजेंस बना दिया। यस सर, देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको आप यूज मत किया करो। आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, लेकिन मैं देखो नॉर्मल HTML में आ गया। अब मैं खुद लिखूंगा। तो मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इक्वल टू 500। मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिससे मुझे चेक करना है नंबर जो है वो इक्वल है 500 के, 500 के। तो यहाँ पर वही वाला ऑपरेटर भी आ जाएगा हमारा, डबल इक्वल ऑपरेटर, राइट। तो आप क्या करो, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आप व्यूज में जाओगे और यहाँ से आपको क्या करना है, ए की वैल्यू भेजनी पड़ेगी। आपने मान लो ए की वैल्यू क्या भेज दी, 500। तो ए हमारी की है। तो यहाँ आप लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ, यहाँ लिखोगे परसेंटेज परसेंटेज ए इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, 500। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक, तो क्या करना है आपको, H1 क्या लिख देना है, नंबर इज इक्वल टू 500। ठीक, कंट्रोल एस किया और रन किया। देखना ध्यान से, अब क्या क्या एरर आएंगी, जानबूझ के मैं कर रहा हूँ ये, ताकि आपको एरर दिखा सकूं। देखो सबसे पहले ये एरर आती है, ये बोलेगा कि देखो डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर और लोड दिस टैग ए इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना था, ये सबसे पहले तो आपने इफ नहीं लगाया, राइट। आप इफ लगाना ही भूल गए, कंडीशन आपने दे दी। अब आप रन करो, अभी भी देखो ये आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने स्पेस नहीं दिया। आप क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेस देना है, इन दोनों के बीच में स्पेस देना है, यहाँ पर एक स्पेस देना है। प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है आपको, एक एक, ठीक। और अब आप रन करो, ये देखो। अब इसने क्या किया, देखो इसको प्रिंट भी कर दिया है ना, ए इक्वल टू, ये नहीं आना चाहिए था ना, नंबर इज इक्वल टू 500। क्यों आया ऐसा, क्योंकि मैंने ये गलत लिख दिया। क्यों, ये लिखने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ लिखते हैं इफ, और यस ए सर, सिंटैक्स गलत हो टू, गया। सिंटेक्स गलत हो गया ना, इफ ए इक्वल तभी वो प्रिंट है, उसको HTML समझ लिया। अब देखो पार्स वाली एरर आ रही था, वही इक्वल टू वाली एरर आ रही है। यहाँ इक्वल टू के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। जैसे ही आपने स्पेस दिया, कंट्रोल एस किया, तो बता रहा है देखो कि आप एंड इफ लिखना भूल गए। देखो मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था ना, पाइथन में तो नहीं करना पड़ता ये एंड इफ, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है एंड इफ करना भूल गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंड इफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगा लो परसेंटेज परसेंटेज एंड इफ, कंट्रोल एस। तो देखो आ गया ना, नंबर इज इक्वल टू 500। और अगर मान लो आपने यहाँ से क्या भेजा 600, तो क्या कुछ आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल कंडीशन चेक करेगा। क्यों, आपने लिख दिया ए की वैल्यू 600 भेज दी, यहाँ पर ये मैच किया ही नहीं, तो ये प्रिंट ही नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या करता है, इट चेक ओनली सिंगल कंडीशन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लेके आए हम लोग इफ एल्स। उससे पहले मैं आपको ये कोड भेज दूं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ले आए इफ एल्स। तो इसका क्या होता है, इट टेक्स वन ऑफ द टू पॉसिबल एक्शन। मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तब कुछ करेगा, फॉल्स है तब कुछ करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ, और यहाँ हमने लिख दिया कंडीशन, सॉरी ऐसे नहीं, परसेंटेज परसेंटेज इफ कंडीशन, स्टेटमेंट 1, और फिर एल्स, और नहीं तो, ठीक है। समझ में आया।
तो देखो अब कैसे करेंगे। तो यहाँ तक तो ये हमने कर ही लिया था, अब यहाँ पर एल्स लगा दो। तो परसेंटेज परसेंटेज एल्स, और यहाँ आप दे दो H1 में। यहाँ पर आप दे दो H1 में नंबर इज नॉट इक्वल टू 500। तो अब देखो क्या आएगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 500। आप चाहते हो नंबर की जगह वो वैल्यू प्रिंट होकर क्या है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल ए प्रिंट कर दोगे, और यहाँ पर भी आप नंबर की जगह क्या प्रिंट कर दोगे, ये। तो अब ये क्या करेगा, वो वैल्यू प्रिंट करेगा ना। 600 इज नॉट इक्वल टू 500। लेकिन अगर आपने यहाँ से 500 भेज दिया तो क्या होगा, तो आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 500। अरे ये समझ में आ रहा है कि बहुत कर रहा है भाई। आ रहा सर, आ रहा। हम्म, आप आ आते रहा नहीं हो सर। ऑफलाइन, नहीं आप ऑफलाइन क्यों नहीं आते हो, आपने भी आना छोड़ सर दिया। मेरा ऑनलाइन ही है। नहीं नहीं, आप ऑफलाइन आते थे ना, क्या नाम है आपका। नहीं सर, मैं नहीं आता था ऑफलाइन। क्या- ऑनलाइन ही मेरा सर। क्या आपका ऑनलाइन ही है। यस सर, यस सर। तो ये आ रहा है समझ कि नहीं जो मैंने किया, और यहाँ पर मैं ए और बी दोनों में, ये समझ में आ गया होगा है ना। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इन टू नंबर। अगर हमें दो नंबर में ग्रेटेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या करो, ए जैसे आपने दिया है आप ऐसे बी दे दो, और बी में मान लो आपने दे दिया क्या 800। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज कर लो, यहाँ पर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। बी में बी की वैल्यू प्रिंट करा देना, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। देखिए क्या आएगा, अच्छा स्पेस वाली प्रॉब्लम आ गई है ना। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मतलब स्पेस नहीं दिया आपने, ये ए में तो दिया लेकिन बी में देना भूल गए। ये देखो 800 इज ग्रेटर देन 500 है ना, मतलब बी वाला एल्स वाला पार्ट चला होगा, और यहाँ पर 800 की जगह आपने 900 दे दिया तो आ जाएगा 900 इज ग्रेटर देन 800। आ रही बात समझ में। देखो कैसे हम HTML के साथ इफ कंडीशन लगा पा रहे हैं, ये आप समझो। देख रहे हो, कभी आपने देखा HTML के साथ इफ कंडीशन लगाते हुए। लेकिन देखो यहाँ पर जेंगो में हम DTL का यूज करके कर पा रहे हैं। क्लियर। अब अगला देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल इफ एल्स। इसका यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए, है ना। कैसे, देखिए इसका सिंटेक्स।
तो यही टैग लगाएंगे, ब्लॉक लगाएंगे, ओपन ब्लॉक इफ, और यहाँ लिख देंगे कंडीशन 1। तो यहाँ लिखते हैं हम स्टेटमेंट 1। तो यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ लिखेंगे एल इफ, तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन 2, तो यहाँ दे देंगे स्टेटमेंट 2। और ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ प्रोग्राम वी प्रोवाइड द कंडीशन, है ना। प्रोग्राम की नीड के हिसाब से हम क्या देते जाएंगे, कंडीशन देते चले जाएंगे। तो ये कंडीशन 3, और लास्ट में फाइनली हम क्या कर देंगे, एंड। आई बात समझ में। लास्ट में हम लोग फाइनली क्या करेंगे, एंड इफ एक साथ होता है ना, दूर में एंड इफ एक साथ लिखना रहता है। देखो ना, मैंने एक साथ ही लिखा होगा यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ एंड और इफ एक साथ लिखा है, तो आपको यहाँ पर फिर एंड और इफ कहाँ लिखना है, एक साथ ही लिखना है। क्लियर? ऑनलाइन आ रहा है? एक बार और समझा दो सर, एक बार और समझा दो, देख लो, एक बार और समझा दे रहा हूँ। पहले वाला देखो जो मैंने इफ एल्स बताया था, मैंने यहाँ क्या किया, ए और बी की वैल्यू दे दी, ए और बी की वैल्यू मैंने डिस्प्ले में पास कर दी और कंटेक्स्ट से भेज दी। तो यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर मैंने ए और बी हमारा की था, तो मैंने बताया ये ओपन ब्लॉक और क्लोज ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। तो मैंने चला दिया ए इज ग्रेटर देन बी, और जो भी आपको स्टेटमेंट देना है, जैसे ए इज ग्रेटर बी, माइक म्यूट करो, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं तो एल्स में भी ग्रेटर देन है। नहीं नहीं, इनको नहीं आ रहा ना, मयंक के साथ पूछ रहे थे, मयंक राज, अब आया आपको? ठीक। तो अब आपको असाइनमेंट में क्या करना है, मैंने आपको देखो ये सिंटेक्स तो लिखवा दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द, तो आपको निकालना है, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इन 3 नंबर, और चेक करना है कैरेक्टर जो है वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है ना। समझ गए मेरी बात? डीटीएल का यूज करो, और नहीं कर पाओगे तो मैं कल बताऊंगा। ये मैंने अभी बताया नहीं, बस मैंने आपको सिंटेक्स देके मैं आपको छोड़ रहा हूँ, है ना। मैंने आपको इसका सिंटेक्स दिखा दिया है, तो आप इसके सिंटेक्स को देखो और इस सिंटेक्स के करके आप करके दिखाओ। चलो अभी करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ, अभी हमारे पास 10 मिनट है ना, अभी आप करिए, करिए आप लोग फटाफट, जिसका हो जाए वो मुझे यहाँ चैट पे भेजे। सिंटेक्स में आपको दिखा देता हूँ, आप सिंटेक्स लिख के दिखा दो बस।
हो गया। हेलो। अरे किसी ने किया। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, मैं कल